गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे जेईई मेंस, जेईई एडवांस्ड और नीट की तैयारी कराई जाती है, जिसमें फिजिक्स आप लोग को अजीत सर पढ़ा रहे हैं, जो अभी फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा रहे हैं। मैथ्स मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को। मैथ्स में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सर्कल, और सर्कल में आज लेक्चर नंबर 11 होगा। 14 लेक्चर होंगे टोटल, और बाद में 3 लेक्चर सिर्फ होंगे PYQs के, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के। आज हम लोग 2 कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, 2 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। एक तो ऑर्थोगोनैलिटी, ठीक है, ऑफ 2 सर्कल्स, ठीक है। इसको समझने से पहले, जैसे हम लोग पढ़ते थे एंगल बिटवीन लाइंस, एक लाइन है एक लाइन है, दोनों के बीच में एक ये एंगल बनता था थीटा, और ये थीटा बनेगा तो ये पाई माइनस थीटा, क्योंकि एक लाइन पर टोटल एंगल 180। ये अगेन ये थीटा हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट, ये पाई माइनस थीटा। तो 2 एंगल बनते हैं, थीटा और पाई माइनस थीटा। क्लियर? अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 कर्व के बीच में क्या एंगल है, लाइन के बीच में तो आपने बड़ा सिंपली बोल दिया कि ऐसे प्लॉट किए। मान लीजिए एक ये कर्व है और एक ये कर्व है, ऑब्वियसली यहां मीट कर रहा है, मान लीजिए मीटिंग पॉइंट है P। अब मैं पूछूंगा कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज 2 कर्व्स। इस चीज को समझिए, यहां पे कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है कि आप बता सकते हैं। तो व्हेन एवर वी से एंगल बिटवीन 2 कर्व्स, वो कर्व सर्कल भी हो सकता है, कोई भी। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स ड्रॉन एट दैट कॉमन पॉइंट। मतलब P पॉइंट पे एक ये कर्व 1 है, ये कर्व 2 है। P पॉइंट पे एक टेंजेंट हम ड्रॉ करेंगे कर्व 1 के लिए। मान लीजिए ऐसा टेंजेंट हो गया, ये T1 हो गया। सिमिलरली P पॉइंट पे ही, उसी पॉइंट पे एक इस कर्व के लिए हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये T2 हो गया। क्लियर है? तो जो एंगल T1 और T2 के बीच में, मतलब ये वाला, ऑब्वियसली ये थीटा है तो ये पाई माइनस थीटा हो जाएगा। एक एक्यूट होता है, एक ऑब्ट्यूज होता है। वैसे भी 2 लाइन के बीच में 2 एंगल होता है, ठीक है। तो ये जो थीटा है, जैसे इस पिक्चर में थीटा इज एंगल बिटवीन T1 एंड T2, दोनों टेंजेंट के बीच में। सो एंगल बिटवीन कर्व एट P, इस पॉइंट पे, इज थीटा ओनली। मतलब कि 2 कर्व के बीच में जब एंगल की बात करते हैं तो हम लोग उस कॉमन पॉइंट पे दोनों कर्व के लिए टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। उस टेंजेंट के बीच में जो एंगल होता है, दैट इज एंगल बिटवीन 2 कर्व्स, क्योंकि अदरवाइज कर्व में एंगल को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो सेम लॉजिक सर्कल के लिए भी होगा कि अगर मान लीजिए मैं पूछूंगा कि 2 सर्कल है, ठीक है, उसके बीच में क्या एंगल है। इफ दिस इज माय क्वेश्चन कि 2 सर्कल है, उसके बीच में क्या एंगल है, ठीक है। जैसे ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, ऑब्वियसली मीटिंग पॉइंट होना चाहिए इस पॉइंट पे। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 सर्कल के बीच में क्या एंगल है, तो क्या लॉजिक है? एक टेंजेंट इस सर्कल के लिए ड्रॉ कीजिए, एक टेंजेंट इस सर्कल के लिए ड्रॉ कीजिए उसी पॉइंट पे, और इनके बीच का जो भी एंगल होगा वही एंगल बिटवीन द सर्कल होगा, ठीक है। और यू नो कि अगर आपको कोई पॉइंट पता है सर्कल में, तो टेंजेंट का इक्वेशन लिख सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन से। तो आप इस टेंजेंट का इक्वेशन लिख सकते हैं, इस टेंजेंट का इक्वेशन लिख सकते हैं, दोनों के बीच में एंगल निकाल लीजिए। यू नो अगर एक लाइन का स्लोप M1 है, एक लाइन का स्लोप M2 है, तो दोनों के बीच में tan थीटा क्या होता है? मॉड इसलिए कि हम सिर्फ एक्यूट एंगल पे डिस्कस कर रहे हैं अभी, ये होता है, ठीक है। एंड यू नो दोनों को सॉल्व करके पहले तो P निकालना होगा, पहले तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना होगा। उस पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इस सर्कल के लिए, उस पॉइंट ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इस सर्कल के लिए, दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा हो गया। तो यही होता है एंगल बिटवीन द 2 सर्कल्स।
ठीक है, चलिए इतना बैकग्राउंड बताना जरूरी था कि एंगल बिटवीन लाइंस, एंगल बिटवीन कर्व्स, और जो हमारा टॉपिक है एंगल बिटवीन सर्कल। ठीक है, तो ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ टू सर्कल मीन्स व्हेन एंगल बिटवीन द टू सर्कल्स इज 90 डिग्री एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब कि अगर दो सर्कल के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो, 90 डिग्री का, तो दो सर्कल्स आर कॉल्ड, बोथ सर्कल्स आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। ठीक है, चलिए अब इसका क्या कंडीशन है, हाउ टू चेक कि ऑर्थोगोनल है या नहीं है। एक मैं ये सर्कल ले रहा हूं, इसको डिराइव कर रहे हैं हम लोग, एक ये सर्कल ले रहे हैं, ये है सेंटर 1, ये है सेंटर 2। ये पहला सर्कल है, मान लीजिए C1, इसका मैं इक्वेशन लिख रहा हूं x² + y² + 2g1, चूंकि g यहां 1 देना होगा, ये दूसरा सर्कल के लिए 2 देना होगा, 2f1y + c1 = 0। ये इस सर्कल का इक्वेशन है। ये C2 है, C2 का इक्वेशन है x² + y² + 2g2x, जनरल फॉर्म ले रहे हैं। और ये पूरे सर्कल चैप्टर में ध्यान दीजिए, बिफोर यूजिंग द एनी रिजल्ट आपको सर्कल को इसी फॉर्म में लाना होगा। मतलब x² और y² का कोफिशिएंट को 1 करना होगा। अगर दोनों 10-10 है तो पहले 10 से उसको डिवाइड कीजिएगा। तो ये हमारा दो सर्कल है। ठीक है, ऑब्वियसली C1 है, इसका सेंटर क्या होता है, जब सर्कल का इक्वेशन ये होता है तो सेंटर -g1 - f1, इसका क्या होगा -g2 - f2, यही होता है। R1 क्या होगा, क्या होता है, √g1² + f1² - c1। R2 क्या होगा, √g2² + f2² - c2। अब ध्यान से देखिए जो मैं लॉजिक बताता हूं। मान लीजिए ये आपका मीटिंग पॉइंट है P से P पॉइंट पे एक टेंजेंट हमने इस सर्कल के लिए C1 के लिए ड्रॉ किया। सिमिलरली P पॉइंट पे एक टेंजेंट हमने C2 के लिए ड्रॉ किया। सर्कल में सबसे अच्छा ये एंगल 90 डिग्री है। ऑर्थोगोनल का मतलब ही होता है कि एंगल इज 90 डिग्री। सबसे अच्छी बात है कि अगर टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, अगर ये टेंजेंट है, मान लीजिए इस पे मैं फोकस कर रहा हूं अभी, ये T1 है, ध्यान से देखिए, ये T1 है, T1 और ये T2 है। ठीक है, तो T1 T2 के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, ये तो यही तो कंडीशन है ऑर्थोगोनल का। और इसका मतलब कि T2 जो है T1 से 90 डिग्री पे है, T2 जो है T1 से 90 डिग्री पे है। अच्छा, और आपको यह भी पता है कि T1 से 90 डिग्री पे एक और चीज होता है, टेंजेंट से, किसी भी सर्कल के टेंजेंट से 90 डिग्री पे नॉर्मल होता है, जो मैंने बताया था। और सर्कल में खास बात क्या है कि नॉर्मल हमेशा सेंटर से ही पास होता है। ये क्लैरिटी आपको है सर्कल में कि अगर ये सर्कल है, ये पॉइंट है, ये सेंटर है, ये टेंजेंट है, तो ये जो होगा लाइन कनेक्टिंग सेंटर एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये हमेशा 90 डिग्री पे होगा। इसका मतलब T2 जो है वो T1 से 90 डिग्री पे है, और T1 से 90 डिग्री पे नॉर्मल भी होता है उसी सर्कल का। तो क्या T2 जो है वो N1 नहीं हो गया? N1 मतलब फर्स्ट सर्कल का नॉर्मल। ये जो T1 है, ध्यान से देखिए, जो T1 है उससे 90 डिग्री पे दो चीज होगा, T2 भी, क्योंकि ये कंडीशन ही दिया है। और अगर 90 डिग्री पे T2 है तो हमको तो पता है कि T1 से 90 डिग्री पे N1 भी होता है नॉर्मल। तो इसका मतलब T2 और N1 सेम हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो ये वाला टेंजेंट है, जो ये वाला टेंजेंट है T2, ये पहले सर्कल के सेंटर से पास करेगा। ये क्लियर है। अब आ जाइए, सिमिलरली अगर T2 है, T1 के बारे में हो गया, अब T2 के बारे में आप सोचिए, ये T2 है, T2 से 90 डिग्री पे T1 है, लेकिन T2 से ही 90 डिग्री पे N2 भी होगा।
ठीक है। तो ये जो टेंजेंट है ये इसके लिए टेंजेंट हो गया, बट इस सर्कल के लिए नॉर्मल हो गया। ये क्लैरिटी होना आपको बहुत जरूरी है, ठीक है, क्लियर है। तो ये T1, ये T2, और जो T1 है जो फर्स्ट सर्कल का टेंजेंट है, मान लीजिए ये दूसरे सर्कल का नॉर्मल हो जाएगा। जो T2 है जो सेकंड सर्कल का टेंजेंट है वो फर्स्ट सर्कल का नॉर्मल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों 90 डिग्री पे हैं, ये इस केस में, क्लियर है। तो अब हमको क्या निकालना है, व्हाट इज द कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनैलिटी। इसका मतलब ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री है ना पी पॉइंट पे, इसको ऐसे ये C2 हो गया, ठीक है। अब अगर मैं डेरिवेशन 2 स्टेप का है, ट्रायंगल इसकी बात करूं PC1C2, ये क्लैरिटी है, ठीक है। ये 90 डिग्री है, इसका मतलब इसको पाइथागोरस थ्योरम यूज कीजिए, PC1 स्क्वायर प्लस PC2 स्क्वायर बराबर C1C2 स्क्वायर, ठीक है। क्यों, ये समझ लीजिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही टेंजेंट जो है T1 वही N2 है, इसीलिए वो सेंटर से पास कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली T2 वही N1 है जो सेंटर से पास कर रहा है, ठीक है। अच्छा, PC1 क्या होगा, PC1 बेसिकली क्या है, इस सर्कल का रेडियस है, तो R1 स्क्वायर, PC2 क्या है R2 स्क्वायर बराबर C1C2 क्या है, ये दोनों पॉइंट आपको नोन है। तो क्या होगा C1C2 का स्क्वायर, देखिए ये -G1 है, ये -G2 है, तो मान लीजिए इसको हम सेकंड पॉइंट ले रहे हैं, मान लीजिए तो -G1 माइनस -G1 को तो +G1, तो ये हो जाएगा G1 माइनस G2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस सिमिलरली ये -F2 है, तो -F2 माइनस F1 तो +F1, तो F1 माइनस F2 का स्क्वायर। अच्छा, R1 क्या है, तो G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C1 प्लस G2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस C2 बराबर G1 स्क्वायर प्लस G2 स्क्वायर, एक्सपेंड कर रहे हैं 2G1 G2 प्लस F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस 2F1 F2। अब देखिए क्या घटेगा, G1 स्क्वायर से G1, G2 स्क्वायर से G2 स्क्वायर, F1 स्क्वायर से F1 स्क्वायर, F2 स्क्वायर से, ठीक है। मतलब ये वाला पोर्शन सिर्फ बचा -2G1 G2 माइनस 2F1 F2 बराबर -C1 -C2, सब तरफ माइनस ले लीजिए, तो 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 बराबर C1 प्लस C2। यही है कंडीशन ऑफ, दिस इज कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी, ठीक है। G1 क्या है, ये G2 क्या है, ये जो भी इससे कंपेयर कीजिएगा, F1 F2 ये C1 C2 है। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, इसका मतलब सर्कल जो है ऑर्थोगोनल है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जब भी T1 होगा वो फर्स्ट सर्कल का टेंजेंट होगा, बट सेकंड का वही टेंजेंट नॉर्मल हो जाएगा, इसलिए सेंटर से पास करेगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए, so this is the condition of orthogonality। अच्छा, मान लीजिए अगर दो सर्कल है, ठीक है, जो ऑर्थोगोनल नहीं है, मतलब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री नहीं है, कुछ भी एंगल है थीटा, ठीक है। तो क्या अगर हमको दोनों सर्कल दिया हुआ है तो क्या हम एंगल बिटवीन द सर्कल निकाल सकते हैं? ऑर्थोगोनल के केस में नहीं, इन जनरल किसी भी केस में। तो एक तो लॉजिक है कि दोनों सर्कल दिया है तो मीटिंग पॉइंट निकाल लीजिए, मीटिंग पॉइंट जब निकल गया तो दोनों पे टेंजेंट का इक्वेशन लिख दीजिए, और जब इक्वेशन लिख दीजिएगा तो आप स्लोप निकाल लीजिए, और M1 माइनस M2 पे एंगल बिटवीन द लाइंस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी इसका एक है व्हेन, एक मिनट मैं फिर से लिख रहा हूं, व्हेन एंगल बिटवीन सर्कल इज थीटा दैट इज नॉट 90 डिग्री इन जनरल, ठीक है। एक सर्कल है, एक सर्कल है, ठीक है, ये क्लियर है, मान लीजिए ये पॉइंट है। अब ध्यान से एक चीज सुनिए, एक लॉजिक, अगर एंगल बिटवीन टेंजेंट में बोल रहा हूं, व्हेन आई एम सेइंग एंगल बिटवीन टेंजेंट,
तो अगर दोनों टेंजेंट के बीच में थीटा एंगल है तो दोनों नॉर्मल के बीच में कितना एंगल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग नॉर्मल। मतलब अगर एक सर्कल है, ये टेंजेंट है, ये नॉर्मल है, ठीक है, मान लीजिए सेंटर है, रफ बना रहा हूं, ऑब्वियसली इनके बीच में एंगल होता है 90 डिग्री। जब दो टेंजेंट के बीच में, एक ये टेंजेंट है, एक ये है, अगर थीटा डिग्री एंगल है दो टेंजेंट के बीच में, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग, ये T1 है, इसके क्रॉसपॉन्डिंग नॉर्मल कैसा होगा, ऐसा, इसका 90 डिग्री। ये T2 है, इसके क्रॉसपॉन्डिंग नॉर्मल कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा। तो आप ध्यान से देखिए, ये N1 है, T1 के क्रॉसपॉन्डिंग, ये N2 है। तो जो एंगल T1 T2 के बीच में होगा वही एंगल N1 N2 के बीच में भी, ये N1 है, ये N2 है, वही एंगल N1 N2 के बीच में भी होगा। क्यों? चूंकि T1 और N1 90 डिग्री पे है, T2 और N2 90 डिग्री पे है। इस कंसेप्ट को अच्छे से समझिए। जो एंगल इन दोनों के बीच में होगा वही एंगल N1 और N2 के बीच में होगा। क्यों होगा? चूंकि N1 इससे 90 डिग्री शिफ्ट हो गया, N2 इससे 90 डिग्री शिफ्ट हो गया, ठीक है, ये N2 हो गया। तो जो एंगल T1 T2 के बीच में होगा वही N1 N2 के बीच में होगा। ये कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि T1 और N1 के बीच में फिक्स्ड एंगल है 90 डिग्री, T2 और N2 के बीच में फिक्स्ड एंगल है 90 डिग्री। तो बेसिकली जब मान लीजिए इस पॉइंट पे कोई भी आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, उसके क्रॉसपॉन्डिंग जो नॉर्मल होगा, हमको क्या निकालना है, एंगल बिटवीन टेंजेंट। डेफिनेशन ही होता है ना, एंगल बिटवीन कर्व मींस एंगल बिटवीन टेंजेंट। हम भूल जाते हैं, हम एंगल बिटवीन नॉर्मल निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि सेम चीज है। तो ये एक नॉर्मल होगा ऑब्वियसली, जो इस सर्कल सेंटर से पास करेगा, नॉर्मल ऑलवेज पास थ्रू सेंटर। एक नॉर्मल ये होगा, ठीक है। तो ये N1 है मान लीजिए, N2, इसके बीच का एंगल थीटा है। अब दिक्कत क्या है, पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, बट हमको ये पता है कि दिस इज रेडियस 1 तो R1, दिस इज रेडियस 2 R2, और इसको हम D मान लेते हैं। D मतलब डिस्टेंस बिटवीन बोथ सेंटर्स। तो कोसाइन रूल याद कीजिए, cos थीटा क्या होता है, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर बाई 2 R1 R2। मैं हमेशा मॉड दे दूंगा, क्योंकि हम एक्यूट एंगल खोज रहे हैं, ऑब्ट्यूज नहीं। वैसे भी ऑब्ट्यूज होने पे कॉस नेगेटिव हो जाता है। अगर थीटा आ जाएगा 45 डिग्री मान लीजिए, तो एक्यूट एंगल 45 हो गया। तो ऑब्वियसली दो लाइन के बीच में अगर एक एंगल 45 है तो एक 135 होगा, ठीक है। तो दिस इज द एंगल बिटवीन द बोथ नॉर्मल या बोथ टेंजेंट, बोथ आर सेम। इस केस में चूंकि टेंजेंट और नॉर्मल के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, चूंकि 90 डिग्री बनता है तो ये नॉर्मल हमेशा सर्कल से पास होगा, ये नॉर्मल इस सर्कल से पास होगा, और ये बीच का डिस्टेंस D है। तो कोसाइन रूल से हम ये लिख सकते हैं। तो ये भी कभी कभी रिजल्ट यूज होता है जब ऑर्थोगोनल नहीं हो तब, ठीक है। हम लोग अब 2 क्वेश्चन करेंगे इस टॉपिक पे, एंड देन वी विल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। चलिए, क्वेश्चन 1, फाइंड द एंगल बिटवीन द सर्कल्स। 2 सर्कल है, उसके बीच का एंगल पूछ रहा है। एक C1 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y प्लस 11 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y प्लस 11 बराबर 0। अब सर्कल 2 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8y प्लस 13 बराबर 0, ठीक है। क्या होता है बीच का एंगल? अगर बीच का एंगल थीटा है तो क्या रिजल्ट होता है, कॉस थीटा को R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर बाई 2 R1 R2, ठीक है। चलिए, पहला जो सर्कल है, हमको D चाहिए होगा, तो D चाहने के लिए हमको दोनों सेंटर पता करना होगा। तो इसका सेंटर क्या होगा, क्या होता है, 2 से डिवाइड और फिर माइनस, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3। दूसरे सर्कल का सेंटर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 4। रेडियस क्या हो जाएगा पहले का, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो 4 प्लस 9 माइनस 11, तो क्या हो गया 9 प्लस 4 13, 13 में 11 गया
2 तो √2। R2 हो गया दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो 1 + 16 - 13, तो 16 17 में 13 गया 4, तो ये हो गया 2। D कितना हो गया, दैट इज C1 C2, इसके बीच का डिस्टेंस, √2 - 1 इज 1, तो स्क्वायर, एंड -3 ये भी 1, तो √2। देख लीजिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो cos थीटा हो गया R1 स्क्वायर, R1 इज √2, तो स्क्वायर हो गया 2, R2 स्क्वायर तो 2 है तो 4, -D स्क्वायर तो अगेन 2, बटा 2 इंटू R1 R2, तो R1 है √2, ये 2, तो 2 √2, तो 2 + 4 6, 6 में 2 गया 4, तो 4 से 2 से 2 कट गया 1/√2, इसको चेक कर लीजिए 1/√2 है। ठीक है, तो cos थीटा अगर 1/√2 है तो थीटा इज 45 डिग्री। मतलब कि एंगल बिटवीन जो टेंजेंट है या एंगल बिटवीन जो नॉर्मल है उसी को एंगल बिटवीन द कर्व बोलते हैं, तो इट इज 45 डिग्री। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे ऑर्थोगोनैलिटी पे। नॉर्मल का कंसेप्ट सर्कल में कम यूज इसलिए होता है क्योंकि नॉर्मल के साथ एक बड़ा खास बात जुड़ जाता है कि इट पासेस थ्रू सेंटर, तो बड़ा सिंपल कंसेप्ट में वो कन्वर्ट हो जाता है। बट व्हेन वी विल स्टडी कोनिक्स, उसमें नॉर्मल बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच कट्स द सर्कल, क्या सर्कल है, x² + y² x² + y² + 5x + 7y - 4 = 0, x² + y² + 5x + 7y - 4 = 0। ऑर्थोगोनली माने इस सर्कल को, वो सर्कल जो हमारा सर्कल है जिसका इक्वेशन निकालना है, वो इसको ऑर्थोगोनली कट करता है। ठीक है, और दिया है उस सर्कल के बारे में, हैज इट सेंटर ऑन लाइन x = 2, इसका जो सेंटर है इस सर्कल का वो x = 2 लाइन पे है। और तीसरा कंडीशन दिया है कि इट पासेज थ्रू 4, -1। ठीक है, सिंपल है। मान लीजिए उस सर्कल का इक्वेशन क्या हम लेते हैं, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, यही इक्वेशन होगा किसी भी सर्कल का। 3 अननोन होते हैं g, f और c। 3 कंडीशन भी उसने दिया है, एक ऑर्थोगोनल, एक सेंटर इस पे लाई कर रहा है और एक पासिंग थ्रू, तीनों को यूज करके। बट 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन, नो डाउट इट्स डूएबल, बट थोड़ा टाइम लगता है। इसमें सबसे बड़ा क्रक्स क्या है, इसका कंडीशन अभी यूज करने से पहले ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है कि इसका जो सेंटर है वो x = 2 पे है। क्या होता है x = 2, मान लीजिए ये x है, ये x = 2 इस लाइन पे है सेंटर। ठीक है, ये नहीं बोल रहा है कि ये पॉइंट है 2, 0 नहीं, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, -1, -2 कुछ भी हो सकता है। बट x जो कोऑर्डिनेट है, सेंटर का जो x कोऑर्डिनेट है वो 2 है। अच्छा ये देखिए, ये क्या होता है, अगर x का कोफिशिएंट अगर 2g है तो जो होता है, तो इसका सेंटर क्या लिखते हैं हम, -g। ये क्लियर है ना, जब इस इक्वेशन में सेंटर का क्या होता है x कोऑर्डिनेट -g। हमको ये दे दिया है कि सेंटर का जो x कोऑर्डिनेट है वो 2 है, ये तो फिक्स्ड है, तो इसका मतलब g कितना आ गया, -2। तो g अगर -2 है तो 2g इज -4, तो ये तो g तो हट गया, आप 2g हो गया -4, तो -4x + 2fy + c = 0। तो अब हमको सिर्फ 2 ही अननोन बचे, सेंटर को हमने यूज करके इसको -4x लिख दिया। चलिए पहला हम इसको, 2 कंडीशन है, पासेज थ्रू 4, -1, तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो पहला वो देखते हैं। 4, -1 ही था ना, हाँ, तो 4² = 16 -1² = 1, x है 4, तो -16 + 2f, y इज -1 + c = 0। जब पास कर रहा है तो वो सेटिस्फाई करेगा, तो ये क्या हो गया, 16 + 1 17, 17 में 16 गया 1, 16 + 1 17, 17 में 16 गया 1 -2f + c = 0। तो इससे हम लिख सकते हैं, इसको इधर ले जाएं,
2f माइनस सी बराबर 1, 2f माइनस सी बराबर 1, ये हमारा पहला रिजल्ट आ गया। आई थिंक आई एम करेक्ट। 16 प्लस 1 17 माइनस 16 तो कट गया 1, तो इधर हो गया माइनस 2f प्लस सी, तो 2f माइनस सी 1। ठीक है, यहां तक तो ठीक है, अभी तक आपने जो। अब देखिए ये बोल रहा है कि हमारा सर्कल ये है, ये हमारा सर्कल है कि ये सर्कल और ये सर्कल ऑर्थोगोनल है। ठीक है, तो जब भी दो सर्कल ऑर्थोगोनल होता है तो क्या कंडीशन होता है, अभी हमने पढ़ा। ठीक है, सिंपल है। पहला सर्कल ये है, ध्यान दीजिए, दूसरा सर्कल ये है। ठीक है, अब अगर हम इसको फर्स्ट सर्कल मान लें, फर्स्ट इसको मान लें, इसको सेकंड, तो 2g1 बेसिकली यही चीज तो 2g1 है ना। क्या इक्वेशन होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x, तो 2g1 ही तो 5 है, तो 5 हो गया 2g1। g2 कितना है, g2 मतलब इस सर्कल का g2 पूछ रहा है, तो इस सर्कल का जो 2g2 है वो ये होता है -4, तो g2 कितना है -2, g2 कितना है -2, इस सर्कल का ये 2g2 होता है, तो 2g2 इज -4, तो g2 इज -2, तो यहां हम रख दिए -2 प्लस 2f1, यही हुआ, यही ना होता है 2f1y, तो 2f1 इज 7। अच्छा, f2 क्या है इस सर्कल का, इस सर्कल का तो f2f है, हमको भी पता ही नहीं है, ये f है, बराबर c1 प्लस c2। c1 मतलब पहले सर्कल का जो भी कांस्टेंट है दैट इज -4 प्लस c2, और इसका क्या है c, तो क्या इक्वेशन आ गया, -10 प्लस 7f बराबर c -4, यही ना है, -10 प्लस 7f बराबर c -4, तो 7f इधर आ गया, -c बराबर -4 प्लस 10 6, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 आ गया। मैं यही इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूं, 2f माइनस सी बराबर 1, यही था इक्वेशन नंबर 1। बस इसको सॉल्व करना है, इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये हट जाएगा, 7f माइनस 2f इज 5f, 6 माइनस 1 इज 5, f बराबर आ गया 1। f अगर 1 आ गया तो ये हो गया 7 माइनस c इज 6, तो c इज 1। c कितना हो गया, 7f माइनस 6, 7 माइनस 6 1, तो f आ गया, c आ गया। बस यही इक्वेशन था, उसमें लिख दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x तक तो ठीक था, प्लस 2fy, f कितना आया है 1, तो प्लस 2y, c आ गया है 1 प्लस 1 बराबर 0। यही इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x प्लस 2y प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो ऑर्थोगोनैलिटी का जो कंडीशन है उसको अच्छे से आप समझ के यूज कीजिए, देयर शुड नॉट बी एनी मिस्टेक। ठीक है, चलिए, तो दो सर्कल अगर ऑर्थोगोनल है तो C1 C2 के लिए ऑर्थोगोनल हो गया और C2 C1 के लिए ऑर्थोगोनल हो गया। ऑर्थोगोनल का कंडीशन है 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 बराबर C1 प्लस C2। और जो ओरिजिनल इक्वेशन किसके रेफरेंस में आया है, पहला सर्कल का इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस C1 बराबर 0। दूसरे का होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस C2 बराबर 0। तो ये ऑर्थोगोनैलिटी का कंसेप्ट था। ठीक है, चलो अब हम लोग जो दूसरा टॉपिक है आज का, ठीक है, छोटा सा और सिंपल टॉपिक है जो हमने कल आपको थोड़ा बैकग्राउंड दिया था, नॉर्मल टू ए सर्कल, नॉर्मल टू ए सर्कल। टेंजेंट तो आपने डिटेल में पढ़ा है, हर तरह से पढ़ा है टेंजेंट को। नॉर्मल के साथ सबसे खास बात क्या है, मैं फिर बता रहा हूं, ये सर्कल है, ये सेंटर है, ये कोई भी पॉइंट है p अल्फा कॉमा बीटा मान लीजिए, या इसको हम सेंटर को मानते हैं अल्फा कॉमा बीटा, p को हम मानते हैं x1 y1। ठीक है, इस पॉइंट पे हमने एक टेंजेंट को ड्रॉ किया, इस टेंजेंट के क्रॉसपॉन्डिंग एक ही नॉर्मल होगा जो इससे 90 डिग्री पे होगा ये। एंड सर्कल के केस में यूनिक केस क्या है कि चूंकि 90 डिग्री पे ये लाइन होता है तो नॉर्मल ऑलवेज पासेस थ्रू द सेंटर। ठीक है, बट नॉर्मल का मतलब क्या है, डेफिनेशन
परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, दैट इज द मीनिंग ऑफ नॉर्मल। कहीं भी अगर ऐसा कोई कर्व है, मान लीजिए इस पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया P पे, ये टेंजेंट है, तो नॉर्मल ये हो जाएगा। अब ये सर्कल सेंटर से पास करेगा या नहीं वो कह नहीं सकते हैं, सर्कल के केस में करता है, ठीक है, जो कि सर्कल का प्रॉपर्टी है कि लाइन ज्वाइनिंग सेंटर एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। अब वही नॉर्मल है। तो नॉर्मल के केस में दो चीजें हैं, एक इट इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, यही इसका डेफिनेशन है। सर्कल के केस में खास क्या है, इट पासेज थ्रू सेंटर, ये ओनली इन सर्कल, ये सिर्फ इस केस में, बट नॉर्मल बाकी कोनिक्स में भी यूज होता है, ठीक है। तो ये दो चीज है जो नॉर्मल में इंपॉर्टेंट है। अब अगर नॉर्मल का इक्वेशन आपको बोले निकालने, तो एक चीज तो आपको पता है कि वो हमेशा उस सर्कल के सेंटर से पास करेगा, दैट इज फिक्स्ड। उसके अलावा अगर कोई एक पॉइंट आपको दे दिया है, जैसे मैं बता रहा हूं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। कोई एक सर्कल है जिसका सेंटर है C अल्फा बीटा, ये पॉइंट आपको नोन है, ये पॉइंट दे दिया है कि इस पॉइंट, क्योंकि हर पॉइंट पे अलग होगा ना, यहां जो है टेंजेंट अलग होगा तो नॉर्मल अलग होगा, यहां जो है टेंजेंट अलग होगा तो नॉर्मल अलग होगा। एक ही लाइन सेंटर से थोड़ी पास करता है, यहां पे टेंजेंट ये होगा तो ये नॉर्मल होगा, बट ये सब में खास बात है कि वो सेंटर से पास करेगा। तो अगर आपको ये पॉइंट दे दिया है, मतलब ये टेंजेंट है और ये नॉर्मल है, तो आपको सेंटर पता है, आपको उस सर्कल, ऑब्वियसली सर्कल दिया हुआ है ना, तो सेंटर पता है। वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उसने दे दिया है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो आपको बोल रहा है पीसी का इक्वेशन निकालने, यही नॉर्मल है। तो जब दो पॉइंट दे दिया तो कैसे निकालते हैं, स्लोप निकाल लीजिए। स्लोप क्या हो गया, y1 माइनस बीटा बाई x1 माइनस अल्फा, यही ना होता है। दो पॉइंट, जब ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, तो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। स्लोप पता चल गया और आपको दो पॉइंट भी पता है। अब किसी को यूज कर लीजिए, आप अगर इसको यूज करना चाहें तो y माइनस बीटा क्या होता है, y माइनस y1 बराबर स्लोप ये इंटू x माइनस अल्फा। आप इसको रेफरेंस ले लेते कि इससे पास कर रहा है, तो यहां पे बीटा की जगह y1 और अल्फा की जगह x1 होता, सेम आंसर आता, ठीक है। तो आपको पॉइंट जब दोनों पता है, स्ट्रेट लाइन में हमने पढ़ा था कि व्हेन वी नो द बोथ पॉइंट्स, जिससे वो पास कर रहा है लाइन, तो वी कैन फाइंड द इक्वेशन। स्लोप निकाल लीजिए, पॉइंट पता ही है आपको। अगर पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया है, मान लीजिए एक सिंपल सा सर्कल है, इसका सेंटर क्या है 0 0, कोई भी पॉइंट है P, क्या होगा कोऑर्डिनेट r cos थीटा r sin थीटा, ये टेंजेंट होगा तो उस पे ये नॉर्मल होगा। इसके केस में क्या होगा स्लोप, इसको सेकंड पॉइंट मानिए तो r sin थीटा माइनस 0 r sin थीटा, r cos थीटा माइनस 0 तो r cos थीटा, यानी tan थीटा, sin बाई cos tan थीटा। मतलब स्लोप जो हो गया m जो हो गया वो tan थीटा है और पास कर रहा है 0 0 से। तो जब भी कोई लाइन 0 0 से पास करता है तो उसका इक्वेशन क्या होता है, y बराबर mx, क्योंकि c हट जाता है ना, जब 0 0 से पास कर रहा है, मतलब देयर इज नो इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, y बराबर mx और m कितना आया है tan थीटा। तो यही इक्वेशन हो गया लाइन का, इस लाइन का इक्वेशन यही हो गया। अगर 0 0 है तो, जनरल सर्कल है तो सेंटर कुछ और होगा, ठीक है। अभी हमने बेसिक सर्कल मान, तो आपको नॉर्मल का इक्वेशन निकालने में आई डोंट थिंक देयर शुड बी एनी कंफ्यूजन। चलिए अब हम लोग एक 2-3 क्वेश्चन करते हैं एंड देन वी विल वाइंड अप द क्लास। चलिए क्वेश्चन 1, फाइंड द, पहला 1-2 क्वेश्चन इजी है, थर्ड वाला थोड़ा अच्छा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द सर्कल। सर्कल है x² प्लस y² माइनस 5x प्लस 2y माइनस 48 बराबर 0, x² प्लस y² माइनस 5x प्लस 2y माइनस 48 बराबर 0 एट द पॉइंट, किस पॉइंट पे वो दे दिया है 5,6, ठीक है। तो ये सर्कल है, इसका सेंटर क्या होगा, सेंटर क्या होता है
x का जो भी कोफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड कीजिए और माइनस कीजिए, तो ये हो जाएगा 5/2, ये हो जाएगा -1, 2 से डिवाइड करने पे 1 और माइनस, तो ये सेंटर हो गया। एक पॉइंट आपको दे दिया है उस पर 5,6, तो इसका इक्वेशन, अगर दूसरा पॉइंट दिया होता दूसरा नॉर्मल बन जाता, ठीक है। इसका इक्वेशन निकालना, आपको दोनों पॉइंट दे दिया है तो इक्वेशन निकाल लीजिए। स्लोप क्या होगा, इसको सेकंड पॉइंट मानिए, तो 6 - -1 तो 7 एंड 5 - 5/2 मीन्स 5/2, तो 14/5 ये स्लोप हो गया। इसको एक रेफरेंस पॉइंट ले लीजिए, तो y - 6 = 14/5 x - 5, 5 से कर दीजिए तो 5y - 30 = 14x, 1 मिनट, 5y - 30 14x - 70, तो 14x - 5y - 70 + 30 तो -40 = 0, ये हो गया 14x - 5y - 40 = 0। यही उस नॉर्मल का इक्वेशन हो गया, चूंकि 2 पॉइंट आपको सिंपली दिया हुआ है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द सर्कल, सर्कल है x² + y² = 2x, x² + y² = 2x, which is parallel to the line x + 2y = 3, x + 2y = 3। पहले तो सर्कल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए, x² + y² - 2x = 0, ठीक है। इसका सेंटर क्या होगा, -2 है तो 1, y का कोई कोफिशिएंट है ही नहीं तो 0, ये सेंटर हो गया। और हमको पता है नॉर्मल ऑलवेज पासेज थ्रू सेंटर, तो नॉर्मल एक ऐसा लाइन होगा जो इससे पास करेगा, ठीक है। एक कंडीशन दे दी। अब ये भी बोल दिया कि जो नॉर्मल है वो इसके पैरेलल है, तो स्लोप इक्वल होता है पैरेलल लाइन का, तो x + 2y - 3 = 0, इसका स्लोप क्या होगा, ax + by + c = 0 का स्लोप होता है -a/b, तो -1/2, ये हो गया। तो स्लोप मिल गया, पॉइंट मिल गया, तो क्या हो गया इक्वेशन, y - y1 = m x - x1, तो 2y 2 से कर दिए, ये हो गया आपको 1 - x, तो x + 2y = 1, x + 2y = 1, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x + 2y - 1 = 0, दोनों सेम चीज, ठीक है, जो आपको कंफर्टेबल। तो स्लोप, दो चीज चाहिए, क्योंकि पॉइंट तो आपको पता चल गया, तो एक चीज मिल गया, या तो स्लोप मिल जाता है या आपको गिवन पॉइंट दे दिया, ठीक है। चलिए अब हम लोग थर्ड और लास्ट क्वेश्चन करेंगे, जो अच्छा क्वेश्चन है, जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन मैं सिर्फ इसलिए करवाता हूं, बेसिक क्वेश्चन कि आपको ये क्लैरिटी हो जाए कि इसको यूज कैसे करना है, और यूज करने के लिए, चेक करने के लिए वी शुड डू PYQs। चलिए ये क्वेश्चन, द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ अल्फा, द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच द लाइन है 2y = gx + अल्फा, फॉर विच द लाइन 2y = gx + अल्फा इज ए नॉर्मल टू द सर्कल, सर्कल है x² + y² + 2gx + 2fy - 2 = 0, ठीक है। द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ फॉर विच द लाइन, ये एक लाइन है, इज ए नॉर्मल, ये इस सर्कल का नॉर्मल है, सर्कल x² + y² + 2gx + 2 - 2, और इसमें यह भी दे दिया है वेर f = g, ये दिया हुआ है, ठीक है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ g। पहला ऑप्शन 1 से इंफिनिटी, दूसरा ऑप्शन -1 से इंफिनिटी, तीसरा ऑप्शन 0 से 1, एंड लास्ट ऑप्शन -∞ से 1, ठीक है। ये आप, अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें
बस हमको क्या पता है कि अगर ये नॉर्मल है, तो हमको बस एक ही चीज पता है, अगर ये नॉर्मल है किसी सर्कल का तो वो उसके सेंटर से पास करेगा, बस इतना हमको पता है। इसका सेंटर क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy। इसका सेंटर क्या होता है? -g - f। मतलब ये जो पॉइंट है ये इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, क्योंकि ये लाइन नॉर्मल है, सेंटर से पास हो रहा है, मैंने सेंटर इसको सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए 2y, y कितना है? -f बराबर g, x कितना है? -g प्लस अल्फा, ठीक है। बट हमको यह भी पता है कि f बराबर g है, तो हम f को एलिमिनेट करेंगे, चूंकि हमको g के रेस्पेक्ट में आगे काम करना है। तो f की जगह जहां जहां f है वहां g रख दिए, वो दिया हुआ f बराबर g। तो 2 - g बराबर -g² प्लस अल्फा, ठीक है। तो अल्फा को हम क्या लिख सकते हैं? ये इधर आ जाएगा, तो g² - 2g, बस। मतलब अल्फा जो है g² - 2g के बराबर है। और ये बोल रहा है कि g कुछ भी वैल्यू ले सकता है, लिखा है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ g पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इस पे क्या रिस्ट्रिक्शन होगा? इसका वैल्यू g² - 2g का कहां से कहां जाएगा? जब मैक्सिमम मिनिमम पढ़िएगा तब हर चीज को आप मैक्सिमम मिनिमम बता सकते हैं, बट अभी हम लोग याद कीजिए कुछ चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax² + bx + c। या तो इसका मैक्सिमा होता था या मिनिमा। अगर मान लीजिए ऐसा कर्व है, और ये कैसे डिसाइड होता था? a पॉजिटिव है या नहीं। अगर a पॉजिटिव है तो ऐसा कर्व है जो ऊपर की तरफ खुला होता है, इसका मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी होता था, और मिनिमम वैल्यू क्या होता था? 4ac - b²/4a। और किस वैल्यू पे होता था? एट x बराबर -b/2a। ये क्वाड्रेटिक में हमने पढ़ा है। सेम इक्वेशन ऐसा होगा कब? ये होता था जब a पॉजिटिव है। सेम ऐसा हो जाता था जब a निगेटिव है। उस केस में मिनिमम वैल्यू क्या हो जाता था? -∞, और मैक्सिमम क्या हो जाता था? 4, सेम वैल्यू 4ac - b²/4a एट x बराबर -b/2। ठीक है, सिंपल है। तो इस केस में हमारा कहां गया ये? इस केस में अगर देखिए ये क्वाड्रेटिक है, g² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, मतलब इसका कर्व कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी। इसका मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी होता है। मिनिमम क्या होता है? 4ac - b²/4a, इस एक्सप्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में। अब देखिए 4a क्या है? x² का कोफिशिएंट, तो वो 1 है। c क्या है? 4ac, c है कांस्टेंट टर्म, इसमें कोई कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो 0। -b², b क्या है? b क्या है? x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट है, g का कोफिशिएंट क्या है? -2, तो -2 का स्क्वायर हो गया 4। 4 इंटू a है 1, तो कितना आ गया? 0, 0 - 4, -4/4 दैट इज -1। मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू आ गया -1 और मैक्सिमम वैल्यू आ गया इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसका क्या रेंज होगा? रेंज अल्फा का -1 कम से कम, मैक्सिमम इन्फिनिटी। तो -1 से इन्फिनिटी मीन्स ये इन्फिनिटी हमेशा एक्सक्लूडेड रहता है, इन्फिनिटी का वैल्यू अटेन नहीं कर सकते। ठीक है, ये क्लियर है। तो इस तरह हम लोग अल्फा का वैल्यू निकाले। इसमें ये क्लैरिटी आपको है, क्वाड्रेटिक में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। रेंज इसका या तो मैक्सिमा होता है या मिनिमा होता है। ठीक है, तो नॉर्मल का दो चीज कंसेप्ट है। एक तो ये टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है हर केस में, हर कर्व में, क्योंकि यही डेफिनेशन है नॉर्मल का। दूसरा, सर्कल के केस में नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास होगा। मैं कई बार बता चुका हूं क्यों, और ये आपको हेल्प करता है नॉर्मल का इक्वेशन लिखने में। ठीक है, चलिए। बहुत बार सर्कल चैप्टर में, जेईई मेंस में, एडवांस्ड में भी, मान लीजिए एक सर्कल है, ठीक है, ये अलग मैं टॉपिक लिख देता हूं, इमेज ऑफ ए
सर्कल विथ रेस्पेक्ट टू ए लाइन, इमेज ऑफ ए सर्कल विथ रेस्पेक्ट टू ए लाइन। मतलब कि मान लीजिए कोई एक सर्कल है, ठीक है, जिसका मान लीजिए सेंटर है आपको 2,3 और रेडियस है 5। ध्यान से समझिए, सेंटर है 2,3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, रेडियस है 5। ठीक है, मैं बोलूंगा अभी तक आपने क्या पढ़ा था, एक पॉइंट का इमेज आपने ये पढ़ा था कि कोई भी लाइन दिया हुआ है, ये याद है आपको, एक लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, एक पॉइंट है p x1 y1, इसका जो इमेज होगा वो p डैश होगा x2 y2। ये आपने कैसे निकालते थे, मैं लिख रहा हूं, x2 माइनस एक्स1 बाई ए बराबर y2 माइनस वाई1 बाई बी बराबर -2 ax1 प्लस बी वाई1 प्लस सी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये x1 y1, ये x2 y2, ये हम लोग निकालते थे। अब अगर मैं पूछूं कि यार हमको इस सर्कल का इमेज बताओ किसी भी लाइन के रेस्पेक्ट में, फॉर द टाइमिंग हम x एक्सिस मान लेते हैं, तो क्या इमेज ले, सर्कल में दो चीज इंपॉर्टेंट है, मैं क्लास 1 से बोल रहा हूं, सेंटर एंड रेडियस। किसी भी सर्कल की दो ही पहचान है, सेंटर बता दीजिए, रेडियस बता दीजिए, सर्कल फिक्स्ड हो गया। क्या रेडियस चेंज करेगा इमेज लेने से? अगर मान लीजिए इसका इमेज मैं इस लाइन के रेस्पेक्ट में लूंगा, ये इमेज हो गया, तो इमेज लेने पे रेडियस तो नहीं बदलेगा। रेडियस मतलब साइज, जितना बड़ा सर्कल ये है उतना बड़ा ये है, तो रेडियस विल बी सेम। तो पहला पॉइंट ये आप समझ लीजिए कि इमेज लेने पे रेडियस रिमेन्स सेम। व्हाट अबाउट सेंटर? हमको तो दो चीज चाहिए। सेंटर कुछ नहीं, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट का इमेज उस लाइन के रेस्पेक्ट में आप निकाल लीजिए। इस पॉइंट का इमेज इस लाइन के रेस्पेक्ट में आप निकाल लीजिए। इस केस में क्या होगा? इस केस में x कोऑर्डिनेट 2 है तो x कोऑर्डिनेट तो 2 ही रहेगा, y कोऑर्डिनेट क्या है 3, तो 3 ये ऊपर है बेसिकली, अब ये 3 नीचे हो जाएगा। तो अब जो इस सर्कल का इमेज रेडियस 5 ही रहेगा, तो ये हो गया नया सर्कल। इक्वेशन कैसे लिखेंगे इसका? x माइनस 2 स्क्वायर प्लस x प्लस 3 स्क्वायर बराबर 25। ठीक है ना, क्योंकि ये -3 हो गया तो क्या होता है x माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस x माइनस बीटा स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। ठीक है, तो वेन एवर वी डिस्कस इमेज ऑफ ए सर्कल, बहुत बच्चे को लगता है क्या टॉपिक है, ये कोई नया टॉपिक है ही नहीं। इमेज ऑफ ए सर्कल में रेडियस तो सेम रहेगा, जो ओरिजिनल सर्कल है वही रेडियस होगा, और पॉइंट का सेंटर का इमेज खाली बदल जाएगा। पहले सेंटर 2,3 था, अब 2,-3 है। क्यों? और कोई भी लाइन के अबाउट जो पॉइंट का इमेज होता है उसका रिजल्ट आपको अच्छे से पता है, और हमने इस पे काफी क्वेश्चंस किए हैं। तो जब भी किसी सर्कल का इमेज निकालने बोले तो पैनिक नहीं होना है। वो एक ऐसा सर्कल होगा जिसका रेडियस तो सेम होगा ओरिजिनल सर्कल वाला। सेंटर जो है वो कैसे निकालेंगे? तो ओरिजिनल सेंटर का इमेज ले लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू दैट लाइन, जो भी लाइन। अब कैसे लेते हैं पॉइंट का इमेज विथ रिस्पेक्ट टू लाइन, ये आपको मैंने अच्छे से बताया हुआ। तो न्यू सेंटर मिल जाएगा, रेडियस तो सेम है, तो जब सेंटर मिल जाता है किसी भी सर्कल का, मान लीजिए h कॉमा के सेंटर है, तो क्या इक्वेशन होता है? बस यही इक्वेशन ऑफ सर्कल हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी किसी सर्कल का इमेज पूछे तो इसमें कोई हड़बड़ाना नहीं है, दैट इज वेरी नॉर्मल कंसेप्ट। खाली सेंटर का इमेज निकाल लीजिए विथ रिस्पेक्ट टू दैट गिवन लाइन, वो नया सेंटर हो जाएगा। रही बात रेडियस की, तो रेडियस एज का जैसा था एज इट इज रहेगा। तो ये कोई नया टॉपिक नहीं है। आप किसी भी बुक में देखिएगा, अरिहंत में देखिए, किसी में देखिए, आपको इस पे 1-2 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मैं भी वाइंड अप करने से पहले पूरा लेक्चर सर्कल का एक क्वेश्चन आपको इस पे करा दूंगा, बट ये कोई नया चीज है ही नहीं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना है। नेक्स्ट क्लास में, ये लेक्चर नंबर 11 था, अभी 3 लेक्चर और होंगे, 12, 13, 14। 12 और 13 में हम लोग पढ़ेंगे, बहुत नया कंसेप्ट है रेडिकल एक्सिस का, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है रेडिकल एक्सिस का 12-13 लेक्चर में। 14th जो लास्ट लेक्चर होगा दैट विल बी फैमिली ऑफ सर्कल। जैसे हमने याद कीजिए फैमिली ऑफ लाइंस पढ़ा था, उसी तरह फैमिली ऑफ सर्कल पढ़ेंगे।
तो ऑल 3 लेक्चर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद 3 लेक्चर हम लोग PYQ करेंगे। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। अच्छे से आप लोग रिवाइज कीजिए, इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं और आप प्रैक्टिस कीजिए। ऑल द बेस्ट।